लेके चलते हैं इज एरिया इज एरिया अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, इज एरिया अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इसका आंसर हमें ढूंढना है कि एरिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सो इसके अंदर मैं बात करूं एरिया स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, क्लास 10th 11th तक हमने यही पढ़ा है कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो होंगी जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होंगे। तो एरिया कैसी क्वांटिटी है? जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। इसको समझते हैं विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम सबने पढ़ा है, ठीक है जी। एक्स, वाई एंड जेड, दीज आर 3 एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस इज द ओरिजिन। यहाँ पे मेरे पास एक कोई भी शेप है, सरफेस है, ठीक है। मान लीजिए मैंने ले लिया एक स्क्वायर, ले लिया से, क्या ले लिया जी, स्क्वायर है मेरे पास ये, ठीक है, जिसकी ये साइड भी आपके पास ए है और ये साइड भी क्या है, ए। यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ मैं, से दिस पॉइंट इज ओ, ए, बी एंड सी। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर है मेरे पास। इसका एरिया कितना होगा? तो अगर मैं किसी 11th से नीचे किसी भी क्लास के बच्चे से अगर मैं पूछूंगा, ठीक है, तो वो ये जवाब देगा, सर एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज ए स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर एरिया है, मैं भी उसे गलत नहीं बोलूँगा। पर अगर मैं क्लास 12th के या किसी 12th पास आउट बच्चे से पूछूं जिसने जो ये जान चुका है कि एरिया स्केलर है या वेक्टर है, उससे अगर मैं पूछूंगा इसका एरिया, तो वो क्या जवाब देगा, सर एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज ए स्क्वायर के कैप और ए स्क्वायर माइनस के कैप। देखिए, इसने एरिया बोला ए स्क्वायर के कैप या ए स्क्वायर माइनस के कैप, दोनों में से कोई भी आंसर। ठीक है, या ऊपर किसी 11th क्लास से 11th क्लास या उससे नीचे वाले किसी बच्चे ने बोला कि सर इसका एरिया जो है वो ए स्क्वायर होगा। दोनों का ए स्क्वायर आ रहा है मैग्नीट्यूड, पर इसके ए स्क्वायर में सिर्फ मैग्नीट्यूड है और इसके एरिया में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है। तो इसने इसके अकॉर्डिंग एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इसके अकॉर्डिंग एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसा नहीं है कि इसने स्केलर लिखा तो इसका आंसर गलत है और इसने वेक्टर लिखा तो इसका आंसर सही है। ठीक है, आंसर दोनों सही है, पर यहाँ जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे आगे, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, तो उसमें हमें चाहिए होगा एरिया एज अ वेक्टर, एरिया एज ए वेक्टर। तो एरिया अगर ये आंसर मैं लिखता हूँ तो भी सही है और मैं अगर ये आंसर लिखता हूँ तो भी सही है। ठीक है, हम हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एरिया को ट्रीट करते हैं एज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एरिया कैन बी ट्रीटेड एज ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है जी, कैसे ट्रीट कर सकते हैं? देखिए, अभी इसने के कैप माइनस के कैप, अगला सवाल है कि ये सर डायरेक्शन इसने के कैप या माइनस के कैप ही क्यों ली, आई कैप जे कैप ये भी तो थे, ये क्यों नहीं लिए? देखिए, के कैप और माइनस के कैप लेने का जो सबसे अच्छा तरीका है समझने का, वो कैसे है? देखिए, ये मेरे पास एक साइड है और ये भी एक मेरे पास साइड है, 4 साइड है इस स्क्वायर की। कोई भी 2 साइड उठा लीजिए, साइड का स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड। तो कोई भी 2 साइड उठा लीजिए, मान लीजिए मैंने ये एक साइड ये ले ली, ओ से ए, ओ ए, एक साइड मेरे पास ये है और दूसरी मैंने ले ली ए बी, ओ ए बी, और इनको मैं एज ए वेक्टर लेके चलता हूँ, ओ ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर। ठीक है जी, तो अगर इसका एरिया निकालना है तो एक तरीका होता है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये सबने पढ़ा है रिजल्ट, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम वेक्टर के अंदर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इससे लिख सकते हैं, किसी पैरेललोग्राम का एरिया ए क्रॉस बी से लिख सकते हैं जी। ए क्रॉस बी क्या देगा सर? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एन कैप, साइन ऑफ थीटा एन कैप। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड एन कैप जो है यहाँ पे वो होता था यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। और ये क्या होता था यूनिट नॉर्मल वेक्टर?
या नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल किसके होता था, उस प्लेन के नॉर्मल जिसके अंदर ये दोनों वेक्टर्स होंगे ए एंड बी। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास इसके अंदर अगर मैं समझूँ इस चीज़ को तो कैसे होगा, देखिए ए वेक्टर है बी वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना है भाई ए, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना है मेरे पास यहाँ पे ए, क्योंकि ए स्क्वायर है। तो इसका एरिया कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी कीजिए। ठीक है, ए क्रॉस बी का मतलब ओ ए वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर। ठीक है, ओ ए कितना है ए वेक्टर है और ए से बी कितना है बी वेक्टर है, ये क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ये कितना होगा भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। थीटा देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री तो है, कितना है जी 90, साइन 90 डिग्री। एन कैप, एन कैप क्या बताया अभी, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, और नॉर्मल किसके, उस प्लेन के नॉर्मल जिस प्लेन के अंदर ये दोनों वेक्टर हैं। तो ये इस बोर्ड के अंदर ये प्लेन है, देखिए ये प्लेन ये बोर्ड ही तो है, जिस प्लेन के अंदर ये वेक्टर रखे हुए हैं, ए वेक्टर यहाँ पे ऐसे रखा है, बी वेक्टर ऐसे रखा है, इट मीन्स ये प्लेन जो है ये बोर्ड ही तो है। ठीक है, चाहे इसको बोल दीजिए आप, ये प्लेन ओनली इतना ले लीजिए, ये भी एक प्लेन है। ठीक है, 2 डायमेंशनल है। तो ए बी एंड सॉरी ओ ए एंड ए बी दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर इस प्लेन के अंदर है। तो इस प्लेन के नॉर्मल, इस प्लेन के नॉर्मल, और इस प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, या तो ये इस डायरेक्शन में होगा या फिर इसके पीछे वाली जो डायरेक्शन है उधर नॉर्मल होगा। समझ गए मेरे बात, तो या तो ये वेक्टर ऐसे बाहर निकलेगा या फिर उस साइड जो वेक्टर निकलेगा दीवार की साइड पीछे, तो वो भी क्या होगा आपका नॉर्मल वेक्टर होगा। तो वो डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, जेड कैप। जेड कैप क्या शो कर रहा है, जेड कैप आपका ये आपका जेड कैप है ना। ठीक है, तो जेड कैप ऐसे बाहर है, माइनस जेड कैप क्या होगा इसके जस्ट रिवर्स पीछे की साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, या तो के कैप या माइनस के कैप। अब माइनस के कैप कब लेंगे और के कैप कब लेंगे वो देख लेंगे अभी। ठीक है, अभी बता देता हूँ। यहाँ पे तो हम लेंगे के कैप, यहाँ पे हम लेंगे के कैप, माइनस के कैप कब लेंगे देखते हैं, उसका डायरेक्शन लेने का तरीका बताता हूँ। साइन 90 कितना हो जाएगा जी 1, तो ओनली कितना रहेगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ए, साइन 90 इज 1 एंड के कैप। तो अगर इसको देखेंगे तो आप क्या बनेगा, ए स्क्वायर के कैप बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो यही तो इसका एरिया है, ए स्क्वायर के कैप, दोनों साइड का स्क्वायर ही तो, दोनों साइड की मल्टीप्लाई तो की है, और यही मैंने एरिया लिखा था ए स्क्वायर के कैप। अब ये आंसर कहाँ से आया सर, ए स्क्वायर माइनस के कैप। देखो ज़रूरी थोड़ी है कि मैं वेक्टर ऐसे और ऐसे लूँ, अगर इसने ड्रॉ कर दिए तो आपको यही लेने पड़ेंगे, पहले से ड्रॉ है तो आप मान तो कैसे भी सकते हैं। अभी जैसे मैंने इस तरीके से माना इनको, आप ऐसे मान लें। देखिए ये अगर ऐसे हो जाए कि एक वेक्टर मैं ले लेता हूँ ये वाला बी से सी, और एक मैं ले लेता हूँ यहाँ सी से ओ, बी से सी एंड सी से ओ, या आप उल्टा रिवर्स कर दें इसको, ऐसे ले लें, चलो ए से ओ और ओ से सी, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ए से ओ से सी। तो देखिए ए ओ सी दो वेक्टर है मेरे पास, ए वेक्टर एंड दिस इज से बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड या इस बार ये बन जाएगा बी वेक्टर आपका। तो ए से ओ से सी दो वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए, दिस क्रॉस दिस, ए क्रॉस बी क्या बनेगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। ठीक है, डायरेक्शन क्या आएगी माइनस के कैप, कैसे आएगी देखिए, और मैं अभी बताता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ए, साइन 90 इज 1 एंड यहाँ पे माइनस के कैप, ए स्क्वायर माइनस के कैप। अब दोनों केसेस में डायरेक्शन समझते हैं। पहले केस में अगर मैं बात करूँ तो ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर ये था। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ए वेक्टर की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को यूज़ करेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखें, फिंगर्स को राइट हैंड की फिंगर्स को ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखें और उनको कर्ल करें बी की साइड। देखिए मैं यहाँ सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन होती है। किसी भी क्वेश्चन में आपको ज़रूरी नहीं है कि निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा। बस मैं एक रिजल्ट बताऊँगा लास्ट में, 2 रिजल्ट वो याद रखना है। ठीक है, यहाँ मैं बता रहा हूँ कि कैसे आता है वो रिजल्ट। तो ए वेक्टर ये है मेरा, बी वेक्टर ये है, तो ए को फिंगर्स को रखा ए की डायरेक्शन में और बी की साइड कर्ल करो, बी की साइड कर्ल हो रही है, ए की डायरेक्शन में रखा, बी की साइड कर्ल, तो थंब जो है वो डायरेक्शन देगा आपको किसकी, ए क्रॉस बी की। तो ए क्रॉस बी ये डायरेक्शन आ गई आपकी। ठीक है, के कैप अगर ए वेक्टर में इस डायरेक्शन में ले रहा था, सेकंड केस में ए वेक्टर ये लिया था और बी वेक्टर ये लिया था, तो ए की डायरेक्शन में राइट हैंड
कि फिंगर्स को रखा और बी की साइड कर्ल हो रही है, देखिए इसकी साइड कर्ल हो रही है, ए की डायरेक्शन में रखा, बी की साइड कर्ल, तो थंब कहाँ जा रहा है, इनसाइड, तो ये डायरेक्शन दे रहा है माइनस के कैप। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेक्टर किस डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो इसका आंसर आप के कैप में भी लिख सकते हैं और माइनस के कैप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर के कैप एंड ए स्क्वायर माइनस के कैप। यहाँ से कंक्लूजन ये निकला, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एरिया कैन बी ट्रीटेड एज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये ज़्यादा सही रहेगा बोलना कि एरिया कैन बी ट्रीटेड एज ए, एरिया कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया कैन बी ट्रीटेड एज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है जी। इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज एन वेक्टर, समझो। तो किसी भी, अब एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताता हूँ आपको, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है इसका, देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, यहाँ से मेरे को एक चीज़ समझ आ गई कि जब भी यहाँ मैंने 2 डायमेंशनल सरफेस लिया था, ठीक है, 2 डायमेंशनल सरफेस कोई भी हो सकता है, ये मैंने स्क्वायर लिया है, आप रेक्टेंगल ले लीजिए, ठीक है। रेक्टेंगल अगर लेंगे तो वो भी तो यही बनेगी, ठीक है। इसके 2 वेक्टर होंगे, कोई भी 2 वेक्टर ले सकते हैं आप। तो इसका या तो डायरेक्शन बाहर की साइड होगी या डायरेक्शन अंदर की साइड मिलेगी, परपेंडिकुलर होगी पर सरफेस के। अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूँ, इस ट्रायंगल के अंदर समझे, तो इस ट्रायंगल का क्या होगा, मान लीजिए एक वेक्टर ये ले लिया, एक वेक्टर ये ले लिया आपने, ठीक है। तो ए की डायरेक्शन में रखेंगे और बी की साइड कर्ल करेंगे, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी आपके पास आउटवर्ड, ठीक है। तो इसकी भी आउटवर्ड हो सकती है या इनवर्ड हो सकती है, समझ रहे हो। तो आउटवर्ड बाहर की साइड, इनवर्ड अंदर की साइड, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये कोई भी हो सकता है। सर्कल ले लूँ मैं, सर्कल इज ए 2 डायमेंशनल सरफेस, सर्कल भी क्या आपका 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अब आप बोलेंगे सर इसके अंदर तो कोई वेक्टर नहीं है, वेक्टर नहीं है, बट एरिया तो है पाई आर स्क्वायर। अब डिपेंड करता है कि आप इसको एंटी क्लॉकवाइज लेंगे या क्लॉकवाइज लेंगे। तो इसकी 2 डायरेक्शन हो सकती हैं। आप एरिया लिख के पाई आर स्क्वायर, अगर इसका रेडियस आर है तो आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, आइदर के कैप और माइनस के कैप, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो ये कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, आउटवर्ड या इनवर्ड, समझ रहे हो। तो एरिया जो है वो किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, कैन बी आउटवर्ड और कैन बी इनवर्ड। देखिए मैं इसको एक प्रॉप की हेल्प से समझाता हूँ। ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, ये कार्डबोर्ड है, एक रेक्टेंगल कार्डबोर्ड है, इसकी 2 सरफेसेस है, एक ये सरफेसेस है, एक ये सरफेस आपके सामने और एक इसके पीछे वाला ये सरफेस, ठीक है जी, 2 सरफेस है। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया जो भी निकलेगा इसका वो एरिया वेक्टर होगा, या तो आपको ये डायरेक्शन दिखेगी एरिया वेक्टर में, ठीक है, आउटवर्ड और परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जरूरी नहीं यहीं पे हो, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी ले ले, पर परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा, ठीक है। या फिर ये डायरेक्शन हो सकती है पीछे की साइड, देखिए अगर मैं इसको ऐसे शो करूँ, ये डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की, या फिर आपकी इधर की साइड ये डायरेक्शन होगी। 2 डायरेक्शन हो सकती है एरिया वेक्टर, ये एंड ये परपेंडिकुलर होगा पर सरफेस के। तो ये था 2 डायमेंशनल का केस। 2 डायमेंशनल के केस में एक चीज़ समझ आ गई अब हमें, क्या जी, कि 2 डायमेंशनल के केस में एरिया वेक्टर जो है कैन बी आउटवर्ड और कैन बी इनवर्ड हो सकता है, ठीक है। सो एरिया वेक्टर इन 2 डायमेंशनल सरफेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो याद रखना है वो बता रहा हूं। एरिया वेक्टर इन 2 डायमेंशनल सरफेस, 2D सरफेसेस, 2D सरफेसेस बोल दीजिए, या फिर आप इनको बोल सकते हैं ओपन सरफेस। ओपन सरफेस हो या आपके पास 2 डायमेंशनल सरफेस हो, ठीक है। एरिया वेक्टर इन 2 डायमेंशनल सरफेस और ओपन सरफेस इज नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। यहाँ पे हम शो करके दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक सरफेस है, कोई भी 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो इसका आप देखेंगे एरिया वेक्टर ये भी हो सकता है ए कैप, एरिया वेक्टर को ए कैप से शो कर रहा हूँ, या एरिया वेक्टर आपका परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान रखें, और परपेंडिकुलर होगा तो हमें किधर भी दिखा सकते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस ए कैप। अगर इसको पॉजिटिव ले रहे तो ये नेगेटिव हो जाएगी डायरेक्शन, तो ए कैप एंड माइनस ए कैप, ठीक है जी। तो ये आपका एरिया वेक्टर बन जाएगा इन केस ऑफ 2 डायमेंशनल सरफेस या ओपन सरफेस। 3 डायमेंशनल सरफेस की अब बात करते हैं। तो 3 डायमेंशनल सरफेस में क्या होगा जी, 3 डायमेंशनल सरफेस में क्या लिखेंगे एरिया को, देखिए 3 डायमेंशनल सरफेसेस कौन कौन से हो सकते हैं। स्फीयर, स्फीयर इज ए 3 डायमेंशनल सरफेस, ठीक है जी, स्फीयर इज ए 3 डायमेंशनल सरफेस। ये मेरे पास मान लीजिए एक स्फीयर है,
तो इस केस में थ्री डायमेंशनल सरफेस, या इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड सरफेस। कैसे है, क्लोज्ड सरफेस जो एक वॉल्यूम को बाउंड करे, ठीक है। क्लोज सरफेस या थ्री डायमेंशनल सरफेस वो होते हैं आपके क्लोज सरफेस जो किसी वॉल्यूम को बाउंड करे। तो एक वॉल्यूम को बाउंड कर रहे हैं, जो हमारे पास बॉल आती है प्लास्टिक की, ठीक है, उसके अंदर अगर आप देखें तो वो क्या एक वॉल्यूम बाउंड करेगा। तो ऐसी शेप के लिए, ऐसे सरफेसेस के लिए एरिया वेक्टर कैसे लिखेंगे। या आपके पास मान लीजिए ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर भी क्या है, क्लोज सरफेस है। या मैं क्या एक क्यूब भी ले सकता हूँ, ठीक है, क्यूब बनाने की जगह चलो यहाँ बना देते हैं, ये क्यूब भी हो सकता है मेरे पास, क्यूब इज ऑल्सो ए क्लोज सरफेस। ये देखिए, ठीक है, तो ये सब क्या है, क्लोज सरफेसेस हैं। तो इनके केस में एरिया वेक्टर क्या होगा, इनके केस में एरिया वेक्टर होगा ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। ये ध्यान रखना, ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। कैसे जी, देखो इसके केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर बाहर जाएगा, ए वेक्टर, ये आउटवर्ड है और नॉर्मल है ऊपर वाले सरफेस के। कहीं पे भी देखें आप एरिया वेक्टर आपको यही मिलेगा इस सरफेस पे। नीचे वाले सरफेस के लिए ऐसा नहीं हो, ऊपर होगा, आउटवर्ड होगा, तो इसका आउटवर्ड नीचे की साइड बनेगा ऐसे। ये आपका पास क्या हो गया, एरिया वेक्टर, ठीक है। इस सरफेस के लिए क्या होगा, आउटवर्ड होगा, तो ये इस डायरेक्शन बनेगा, ए कैप। ये देखिए इस सरफेस के लिए ए कैप इधर है, इस सरफेस के लिए ए कैप आपका इस डायरेक्शन में बनेगा। तो ये हो गया एरिया वेक्टर ऑफ दिस सिलेंडर। स्फीयर के केस में एरिया वेक्टर आपको ये मिलेंगे, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, आउटवर्ड एंड नॉर्मल टू द सरफेस। ये सब क्या है, एरिया वेक्टर है। किसी भी पॉइंट पे आप देखें एरिया वेक्टर आपको बाहर की साइड जाता हुआ दिखेगा और परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। क्यूब के अंदर बात करें तो क्यूब के लिए क्या होगा, क्यूब के लिए इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इस नीचे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, जो सामने वाला है इसका एरिया वेक्टर आपके पास ये होगा, इधर वाले का एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, इसी तरीके से पीछे वाले का एरिया वेक्टर पीछे की साइड जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है, एरिया वेक्टर जो है वो क्या है, आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो क्या होगा, क्लोज सरफेस के अंदर अब दो ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्लोज सरफेस एंड ओपन सरफेस, ठीक है। दो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन आपको याद रखना है, यही आपका यूज होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एरिया को हम एज ए वेक्टर क्वांटिटी क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है जी। एरिया कैन बी ट्रीटेड एज ए वेक्टर क्वांटिटी। सी यहाँ नोट करने लायक जो बातें हैं वो क्या हैं, दो बातें हैं। फॉर टू डायमेंशनल सरफेसेस, फॉर टू डायमेंशनल सरफेसेस, या हम कहें ओपन सरफेसेस, फॉर टू डायमेंशनल सरफेसेस और ओपन सरफेसेस, फॉर टू डायमेंशनल सरफेस और ओपन सरफेस, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होगी, क्या होगी, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है। इसका ये मैंने एग्जांपल बताया था अभी थोड़ी देर पहले, हम ऐसे ले सकते हैं, अगर ये एरिया वेक्टर इस सरफेस का रिप्रेजेंट कर रही है तो पीछे की साइड ये हो जाएगा माइनस ए कैप। तो कोई भी दो डायरेक्शन में आप इसको ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर आप कराएंगे भी, वहाँ पे भी हमें ये ध्यान रखना है कि जब एक डायरेक्शन अगर आपने फिक्स कर ली कि आपने मान लिया क्वेश्चन के अंदर कि एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो आप थ्रू आउट द क्वेश्चन उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यही रखेंगे, बीच में चेंज नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका आंसर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका है एरिया वेक्टर फॉर टू डायमेंशनल सरफेस। सेकंड, फॉर थ्री डायमेंशनल सरफेसेस, या फिर हम बात करें क्लोज सरफेसेस, फॉर थ्री डायमेंशनल सरफेसेस और क्लोज्ड सरफेसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा आपका, टू डायमेंशन के लिए स्क्वायर हो सकता है, ठीक है जी, रेक्टेंगल हो सकता है आपका, सर्कल, ट्राइंगल, ये सब क्या है, टू डायमेंशनल सरफेसेस या ओपन सरफेसेस एक्सेट्रा, ठीक है। थ्री डायमेंशनल सरफेस के एग्जांपल क्या बनेंगे, थ्री डायमेंशनल सरफेस के एग्जांपल क्या बनेंगे, अभी बताया था, स्फीयर, ठीक है, कौन, कौन को ले सकते हैं, सिलेंडर, ठीक है, और क्यूब, क्यूबॉइड एक्सेट्रा, ये सब क्या है, क्लोज सरफेस है, थ्री डायमेंशनल सरफेस। तो इनके केस में डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होगा, इनके केस में डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर
डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या लेंगे, ऑलवेज आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखनी है। ठीक है, ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर। ओके, तो क्या है, फॉर 2 डायमेंशनल सरफेस या ओपन सरफेस डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस, एंड फॉर 3 डायमेंशनल सरफेस जैसे कि स्फीयर, कॉन, सिलेंडर, क्यूब एक्सेट्रा, इनके लिए डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होगी, ऑलवेज आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द सरफेस।